चलिए भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो बेटा आज हम एडवांस का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, अप्रोच बताऊंगा कैसे करना है, आपको क्या याद होना चाहिए, आपको जो चीज मिसिंग है इस क्वेश्चन में वो आपको याद करनी है और क्वेश्चन फिंगर टिप्स नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, ये मैं रीसेंट पेपर करवा रहा हूँ आपको। 2023 के अंदर जो एग्जाम आया था वो पेपर हम यहाँ करने वाले हैं। देखिए क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अभी एक स्टूडेंट पूछ रहा था सर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के ऊपर आता है क्या क्वेश्चन, है ना? तो ये रहा क्वेश्चन। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर क्या क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन के बेस पर हम काफी सारी चीजें सीख लेते हैं। एक ही उसमें काफी सारी क्वेश्चन और काफी सारी चीजें आ जाएंगी। रोस्टिंग ऑफ मेलाचाइट प्रोड्यूसेस क्यूपराइट। मेलाचाइट की रोस्टिंग, तो रोस्टिंग एक प्रोसेस होती है, एक कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है ना? और उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर दो ही प्रोसेस दे रखी है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को क्या समझते हैं भैया? किसी को पता है सर रोस्टिंग क्या होती है? मतलब रोस्टिंग में ना ऐसे होता है कि एक्सेस और लिमिटेड एयर में से किसी एक के हम्म, संग एक में करते हैं कम होती है, एक में ज्यादा होती है। यस, राइट। और उसमें रोस्टिंग, एक में सल्फर निकलता है और एक में कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये याद नहीं है कि रोस्टिंग में निकलता था कि मैं दूसरे बता वाले देता में हूँ, था। वो बता देता हूँ। देखो रोस्ट करना क्या होता है, किस चीज को भूनना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भूनती है कोई चीजें, रोस्टेड पड़ा होगा ना, तो यानी कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और कैल्सिनेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। बस, सीधा क्लियर है। तो रोस्टिंग ऑफ मेलाचाइट प्रोड्यूसेस क्यूपराइट। मेलाचाइट एक वो हो सकता है, क्या बोलते हैं इसे, और। तो इस और को प्रोड्यूस करके क्यूपराइट एक और हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, ये नहीं होता है। कैल्सिनेशन ऑफ कैलामाइन प्रोड्यूसेस जिनसाइट। कैलामाइन के अंदर जिंक का एक साल्ट होता है, तो कैलामाइन को कैल्सिनेट करके कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर निकालकर, ठीक है, एब्सेंस में करते हैं इसको। ऑक्सीजन की एब्सेंस में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, प्रेजेंस में तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। ठीक है, और ऑब्वियस है। तो अब देखो, अब इन्होंने क्या दे रखा है, ये दोनों प्रोसेसेस समझ में आ गई यहाँ से, यानी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में ये चीज तो याद ही करनी पड़ती है कि किससे क्या निकलता है। तो अब हम अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन करके अपनी बुक के अंदर सिर्फ एक बार देख लें और कौन सा है, किस और से क्या बनता है, इतना सा कॉन्सेप्ट आप साथ में याद कर सकते हो अगर चाहो तो। वो भी नहीं करना तो सिर्फ ये चीज याद कर लो, इतने में काम चलेगा, क्योंकि वी हैव लिटिल टाइम और मोर टू डू। हमारे पास काफी कुछ है जो हमें करना है। तो देखो होता क्या है भाई, इसने बोला बी सी डी आंसर्स है, मल्टी चॉइस वाला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, बी सी डी और आंसर है। तो बी में कैल्सिनेशन ऑफ कैलामाइन प्रोड्यूसेस जिनसाइट, तो कैलामाइन ये होता है। ठीक है, मेलाचाइट वाली पहली रिएक्शन दे रखी इसने, मेलाचाइट वाली। क्यूपराइट बनता है, क्यूपरस ऑक्साइड बन रहा है, क्यूपराइट नहीं बन रहा। दिख गया? यस सर। क्यूपराइट का मतलब है कि कॉपर। अब देखो कॉपर 2 पॉजिटिव में है यहाँ पे, ठीक है, और ये कितना है, कॉपर 1 पॉजिटिव में। जब कॉपर 1 पॉजिटिव में तो क्यूपराइट बनेगा और 2 पॉजिटिव के अंदर क्यूपरस बनेगा। ठीक है, क्लियर है? उल्टा नहीं होता यस क्या यार? मुझे उल्टा लग रहा है। 1 पॉजिटिव क्यूपरिक होता है और क्यूपरस होता है। 2 पॉजिटिव जो क्यूपरिक होता है, 2 पॉजिटिव क्यूपरिक होना चाहिए। ये उल्टा नहीं लिखा हुआ? कॉपर 1 पॉजिटिव क्यूपरस और कॉपर 2 पॉजिटिव क्यूपरिक होता है। हाँ भाई, ये याद है सबको क्या? यस सर। होना तो यही चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बता रखा है वो क्यूपराइट क्या चीज है। मुझे क्यूपरिक से क्यूपराइट का कोई लेना देना नहीं है शायद, तो क्यूपराइट जो है वही क्यूपरस होता है। ये 1 पॉजिटिव वाला ये बनेगा। ठीक है, क्लियर है ये सबको? यस सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा जरा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए जरा।
ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में मतलब पहला इन्होंने ऑप्शन था वो हमारे पास क्लियर हो गया। फिर देखो कैलामाइन क्या होता है। कैलामाइन प्रोड्यूसेस जिंसाइट। तो कैलामाइन से जिंसाइट, जिंक ऑक्साइड जिंसाइट मतलब 2 पॉजिटिव वाला, यहाँ पर इसी को जिंसाइट बोलते हैं। दोनों रिएक्शंस क्लियर है। कैल्सिनेशन मतलब हीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट होता है ये। समझ में आ गया बेटा सबको क्या? यस सर। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट देखो अब जरा, फिर इसने क्या बोला, क्यूपर कोपर कोपर पाइराइट इज हीटेड विद सिलिका, SiO2 के साथ हीट कर रहे हैं इन ए रिवर्बिरेटरी फर्नेस टू रिमूव आयरन, आयरन को बाहर निकालने के लिए। तो कोपर पाइराइट आयरन ऑक्साइड होगा डेफिनेटली, उसके अंदर SiO2 से रिएक्शन करवाते हैं, तो आयरन से बाहर जब निकलता है तो आयरन क्या बनाता है, स्लैग बनाता है। SiO2 आयरन के साथ रिएक्शन करके स्लैग बनाती है। स्लैग अपने आयरन वाली प्रोसेस के अंदर, और ये स्लैग का तो डेफिनेटली पढ़ा होगा, पढ़ा है किसी ने? यस सर, पढ़ा है ये। स्लैग क्या होती है? स्लैग जो है वो गंदगी होती है जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, कैसे बनती है वो? तो हम कोई केमिकल डालते हैं, उस केमिकल से जो चीज हमारे मेटल के अंदर घुली हुई है, जैसे आयरन ऑक्साइड हमारी मेटल में घुला हुआ है, हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉपर के अंदर घुला हुआ है तो हमें ये नहीं चाहिए, तो हम एक ऐसा केमिकल डालेंगे जो इससे रिएक्शन कर ले, और रिएक्शन करने के बाद में बिल्कुल सेपरेट हो जाए। मतलब एक ऐसा केमिकल बना दे जो एक अलग लेयर बनाता हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, आयरन ऑक्साइड को सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाया तो FeSiO3 बना। ये केमिकल नेम नहीं है, स्लैग का मतलब है कि कचरा जो हमें नहीं चाहिए, ये कचरा बन गया और ये नीचे बैठ गया। नीचे बैठ सकता है, ऊपर भी रह सकता है, कहीं पर भी रह सकता है, तो ये बन जाएगा नीचे और कॉपर प्योर फॉर्म में ऊपर रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्लैग। समझ में आ गया स्लैग क्या है? अब देखो यस सर। यहाँ से आपको स्लैग की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। ये लेसन भले ही आपने ना किया हो, लेकिन ये पता लग गया कि स्लैग ये होता है। और ये जो आयरन ऑक्साइड है, या यहाँ पर आपको कॉपर CuCO3 कॉपर हाइड्रोक्साइड ये दे रहेगा, ये प्योर नहीं होते हैं कभी भी। ये मेलाचाइट लिखा हो ना, इसका मतलब इसमें मिट्टी और बहुत सारा कचरा इसमें पहले से मिला होता है। ये समझ में आ गया सबको, है ना? तो यस। इसको प्योर मत मानिएगा। ये कैलामाइन आप कहोगे सर जिंक कार्बोनेट है, सीधा सीधा हम इसको ज्यादा गर्म कर दें तो बात ही खत्म है, सिर्फ जिंक डायरेक्टली मिल ही जाएगा, तो फिर ये ज्यादा गर्म क्यों नहीं कर रहे? और भी बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, तो सीधा सीधा इसको ज्यादा गर्म नहीं करते। दूसरी चीज, कई बार आप ये भी देखोगे जब मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड भले ही प्योर फॉर्म में, आपके पास जिंक ऑक्साइड है बिल्कुल प्योर फॉर्म में, क्या करें, उसको सीधा गर्म कर दे तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, जिंक प्योर हमें मिल जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर हीट कर दें। लेकिन फिर भी वो कुछ और तिकड़मबाजी करके उसे गर्म करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि भले ही आपके पास जिंक ऑक्साइड हो, हमें मिनिमम पैसा मिनिमम लगाना है ताकि मैक्सिमम हमारे पास अच्छी और साफ सुथरी मेटल मिले। तो जरूरी नहीं कि सीधा हीट करने से ही वो मिलेगी, इनके कमर्शियल मेथड अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि जिंक ऑक्साइड को जिंक सल्फाइड बना ले, पहले सल्फर से रिएक्शन करवा दे, फिर उसको हीट करके बाहर निकालना आसान हो। ये मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कर सकते हैं ये लोग, है ना? तो यानी कमर्शियल मेथड हमेशा अलग होते हैं एक्सट्रैक्शन के। जो हम नॉर्मल मेथड जनरली देखते हैं कि सीधा गर्म कर दो यार बात खत्म है, वो तो हो गया बनाना, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है वैसे, लेकिन कमर्शियली उसको अलग तरीके से किया जा सकता है, अलग तरीके से किया जाता है ताकि इकोनॉमिकली वो सही बैठे। ये समझ में आया सबको, यस सर। है ना? तो इकोनॉमी भी हमें देखनी होती है। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर जितनी रिएक्शन है डायरेक्टली लर्न करनी है आपको, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब इसने बोला इम्प्योर सिल्वर है। इम्प्योर सिल्वर को ट्रीट करते हैं KCN के साथ में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉलोड बाय द रिडक्शन विद जिंक मेटल। याद है मैंने आपको क्लास के ड्यूरिंग आपको एक बार बताया था कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सुनार होते हैं, सोने का काम करते हैं, उनके पास KCN होता है, अवेलेबिलिटी होती है KCN। एक बेंगलोर के अंदर एक स्टूडेंट था, उसने KCN खा लिया था, निगल लिया था, फिर उसको वहां से पता नहीं कहाँ लेके गए थे क्योंकि KCN का एंटीडोज नहीं था उनके पास में, और वो बच गया था। ठीक है, अब बाद में पता लगा, पुलिस से पता लगवाया गया कि KCN इसने खाया, इसको मिला कहाँ से। इट्स वेरी मतलब बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वाला मामला होता है KCN। हल्का सा चाट लिया ना, उसमें खत्म हुआ। ठीक है, पता नहीं वो लड़का कैसे बच गया, शायद उसने बहुत ही कम अमाउंट लिया होगा। तो उसको गोल्ड स्मिथ से मिला था, ये गोल्ड स्मिथ जो सुनार सोने का काम करते हैं, और वो भी ऑथराइज्ड गोल्ड स्मिथ होते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको KCN जितना वो यूज करते हैं, गोल्ड को प्योर करने के लिए KCN, गोल्ड और सिल्वर को प्योर करने के लिए KCN यूज होता है, तो जितना वो यूज करते हैं उसका हिसाब देना पड़ता है उनको। तो ये नॉर्मल गोल्ड स्मिथ के पास नहीं मिलेगा आपको, जो पीछे से रॉ गोल्ड को वो प्योर करने के काम आता है। तो यहाँ पर वो वाली रिएक्शन अब देखो जरा क्या है। आयरन और सिल्वर है, सिल्वर की जगह पर वो भी हो सकता है,
गोल्ड भी हो सकता है, और नीचे लिखा हुआ है इम्प्योर, मतलब बहुत कुछ इसमें मिक्स है। आप ये मत समझो सिल्वर को सिल्वर से रिएक्शन करवा के और फिर सिल्वर AgCN बना रहे हैं, ये तो खराब कर रहे हैं इसे, है ना। और AgCN को बाद में जिंक से रिएक्शन करवा के प्योर सिल्वर फिर से बना रहे हैं, तो ये बेवकूफ है, ये प्योर सिल्वर वापस बना रहे हैं। ये समझ में आया? तो ऐसा नहीं होता है। तो AgCN साइनाइड और वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब देखो कॉम्प्लेक्स तो सिर्फ सिल्वर बनाएगा, बाकी की जो इम्प्योरिटी है वो तो बाहर निकल जाएंगे। ये समझ में आया? यस सर। सिर्फ सिल्वर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बाकी की इंप्योरिटी बाहर निकल जाएंगे और साइनाइड 2 बनाता है। इसी तरह से AU भी, गोल्ड भी ऐसा ही, सेम रिएक्शन अब गोल्ड के लिए आएगी, तो गोल्ड भी ऐसा ही करता है। फिर इसको अगर जिंक के साथ हीट कर देते हो तो रिप्लेस कर देता है, जिंक और Ag आपस में रिप्लेस हो जाते हैं बड़े आसानी से, है ना, जिसकी वजह से आपके पास सिल्वर या गोल्ड जो भी होगा वो नीचे बैठ जाएगा और वो प्योर फॉर्म में आ जाएगा। दैट इज द प्योरिफिकेशन प्रोसेस। क्लियर है भाई? तो इसी यहाँ पर इन्होंने बोला इम्प्योर सिल्वर ट्रीटेड विद एक्वस KCN in the presence of oxygen followed by the reduction with the zinc metal, जिंक मेटल के साथ रिडक्शन होता है, बिल्कुल होता है और यही होता है। इसी की थ्योरी याद कर लो और इसी का रिएक्शन याद कर लो, मतलब ये सही रिएक्शन है। ये वाली भी सही है, जिंक वाली भी। और इधर से सल्फर CuFeS2 कॉपर ऑक्सीजन के साथ में ये बना देगा। ये हमारा जो है ना, यहाँ जो इसने बोला था क्यूपराइट, ये क्यूपराइट यहाँ पर बन रहा है, प्लस आयरन प्लस SO2 बन रहा है। लेकिन अगर CuCO3 मेलाचाइट के साथ में रिएक्शन कराते हो, कॉपर पाइराइट के साथ तो बनता है क्यूपराइट, लेकिन मेलाचाइट के साथ क्या बनता है, वो क्यूपराइट नहीं बनता भाई, वो क्यूपरस ऑक्साइड बनता है, क्यूपरिक ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया? रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। क्लियर है? जितनी इनऑर्गेनिक, जैसे आप लोग शुरू में बोल रहे थे सर ऑर्गेनिक करते हैं, तो ऑर्गेनिक के अंदर ना कुछ ऐसा ही चलेगा। सा थ्योरी है, रिएक्शन याद करो, थ्योरी है, रिएक्शन याद करो, यानी कुल मिला के रिएक्शन के बेस पर ही थ्योरी है। तो मुझे तो सिर्फ बताना है भाई कि भाई ये रिएक्शन है और इससे ये बन जाता है, इससे आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, वो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना। इसकी रिएक्शन जहां पर भी जो भी क्वेश्चन आए, अब ये वाली रिएक्शन हमेशा हमेशा याद रहनी चाहिए। अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके अपने आप सोल्व हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ और आएगा। अब यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक बेस्ड है। अब इसमें आपको मजा आने वाला है। ठीक है, इनऑर्गेनिक वाले क्वेश्चंस में डेफिनेटली हम बोर हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक बेस्ड क्वेश्चन के अंदर तो सबको मजा आता है ना। इसके राइट ऑप्शन पूछे इसने, क्या क्या राइट वाला क्या क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहले इन द फॉलोइंग रिएक्शन PQRS आर द मेजर प्रोडक्ट, ये खुद बोल रहा है कि ये मेजर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ही हमें बताना है। तो देखो CH3 CH2 CH CH3 CH2 CN साइनाइड है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है, फिर H3O पॉजिटिव रिएक्शन करता है, सेकंड फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है, फिर वाटर से ट्रीट करवाते हैं। बताओ क्या बनने वाला है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? pH नेगेटिव देगा, वो कहाँ अटैक करेगा? वो pH नेगेटिव साइनाइड वाले, साइनाइड वाले, ठीक है, साइनाइड वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्या बनाएगा? अल्कोहल। फिर हाइड्रोलाइसिस कर रखा है, ठीक है, अल्कोहल बना दिया। अल्कोहल बनाने के बाद में फिर से उसने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाया, फिर से 2 बार। अब नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है? अल्कोहल बनाता है साइनाइड, साइनाइड को हाइड्रोलाइज करते हैं तो कीटोन बनता है। साइनाइड को हाइड्रोलाइज करोगे कीटोन बनेगा, उसके बाद में फिर से रिएक्शन करवाएंगे तो अल्कोहल बनेगा। यार देखो, साइनाइड जब यहाँ साइनाइड को जब पीएच से रिएक्शन करवाते हैं तो ये कीटोन बनाएगा, उसके बाद में फिर से करोगे तो अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, हमने अल्कोहल प्राइमरी प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, नीचे क्वेश्चन देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द PQRS इज बोथ PQ आर एसिमेट्रिक कार्बन, इनके पास एसिमेट्रिक कार्बन है। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? जिसको किसी भी तरह से काटा ना जा सके, यानी कायरल कार्बन कह सकते हैं, है ना। Q एंड R हैव एसिमेट्रिक कार्बन, या तो PQ के पास है या QR के पास है, या फिर P और R के पास एसिमेट्रिक है, किसमें है? या सबके पास है, या फिर ये बोल रहा है D P हैज द एसिमेट्रिक कार्बन, S डजंट हैव एनी एसिमेट्रिक कार्बन, P के पास है S के पास नहीं है। इनमें से कौन से ऑप्शन? ठीक है, आंसर देखते हैं, डायरेक्टली आपको समझ में आएगा। देखो C एंड D ये 2 ऑप्शन सही हैं। कैसे? अब हम एक एक ऑप्शन को डिटेल के अंदर समझना है ताकि आपको बेटरली समझ में आए ये क्या रहा है। पहले में देखो साइनाइड था, ये रिएक्शन करेगा पीएच, क्या अब जुड़ेगा? सीधा सीधा पीएच जो इस कार्बन पे जोड़ दो, नाइट्रोजन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अमोनिया यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारे पास कार्बन की चेन 3 4 5 3 4 5, सी डबल बॉन्ड कौन सा कार्बन है? साइनाइड वाला है, यानी साइनाइड वाले पर ही पीएच हमारा अटैक कर रहा है। समझ में आ गया? यस सर।
फिर हाइड्रोलाइसिस करेगा, यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा, पीएच जुड़ा रह जाएगा, सी डबल बॉन्ड कीटोन बना। ये कीटोन बनाने में प्रोसेस में यूज होता है। फर्दर फिर से अगर कीटोन के ऊपर आप पीएच का अटैक करवाते हो, ये पीएच यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड इधर आएगा, फिर उसके बाद में वापस डबल बॉन्ड आएगा और H पॉजिटिव आयन वाटर से ले लेगा और ये अल्कोहल बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल। ये रिएक्शन पहले तो याद होनी चाहिए। रिएक्शन याद है, अब आपको ढूंढना है क्या इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है। ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 पीएच है, ठीक है। इस कार्बन के पास में ये वाला ग्रुप अलग है, ये वाला ग्रुप अलग है, CH2 CH3 ग्रुप अलग है। ये वाला कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है ना। जी सर। पी के पास में कायरल कार्बन है। नेक्स्ट देखो, अब उसने नेक्स्ट वाले में क्या कहा था क्वेश्चन के अंदर, पीएच यानी कि क्या है, बेंजीन है, CH3 डबल बॉन्ड से एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3 यानी कि इस क्लोरीन को ले जाएगा, ठीक है, एसाइलेशन, पहली प्रोसेस एसाइलेशन है, ठीक है, सबको क्लियर है एसाइलेशन। यस सर क्लियर है। फिर ये उसके जुड़ बाद जाएगा सी डबल बॉन्डों पर पीएच अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस, वाटर के साथ रिएक्शन करवा रखी है, तो देखो पहली प्रोसेस में तो क्या बना, ये AlCl3 रिएक्शन करेगा, पीएच के साथ में COCH3 जुड़ गया, ठीक है, यही होना था। फिर पीएच इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक कर दिया और उधर से OH जुड़ जाएगा, सेम वही वाला प्रोसेस है नेक्स्ट वाला। इसमें बन गया क्यों, इसके अंदर देखो इस कार्बन के चारों ग्रुप अलग है, नहीं, 2 ग्रुप सेम है, तो ये एसिमेट्रिकल नहीं है। ये है ये वाला कार्बन, स्टार लगा देता हूं मैं इस पे, इसमें कोई कार्बन नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर इसी में देख लेते हैं, PHCH2 ट्वाइस CD, कैडमियम R2CD, कीटोन बना। ठीक है, कौन सा रिएजेंट होता है, गिलमैन रिएजेंट। R2CD क्या करता है, R नेगेटिव ही देता है, ये भी R ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह ये भी R नेगेटिव ही देता है। ये समझ में आया सबको, यस सर। जी ठीक है। सर। तो ये R नेगेटिव देगा, तो इसका R नेगेटिव क्या है, PHCH2 है भाई, ठीक है, और हाफ लगा रखा है इसने आगे, इसका मतलब ये आधा यानी 1 मोल यूज होगा, PHCH2 1 ही मोल यूज होगा, तो इसका CH2 जो है वो C डबल बॉन्ड O के ऊपर अटैक करेगा, Cl यहां से निकल जाएगा, सेम वही वाला प्रोडक्ट बन गया। तो रिएक्शन तो बहुत आसान है इसकी, है ना, बट इसने आगे कुछ और, फिर ग्रिग्नार्ड एजेंट और वाटर के साथ ट्रीट करवाया, वही C डबल बॉन्ड O यहाँ पर अटैक करेगा और इसके बाद में OH जुड़ गया, R बन गया। अब ये R के अंदर कायरल कार्बन देखो भाई, CH2PH CH2CH3 दोनों अलग ग्रुप हैं, ये भी अलग है, ये भी अलग है, मतलब ये भी कायरल कार्बन है, ठीक है। तीसरा कायरल कार्बन आ गया अपने पास। अब फोर्थ वन में इसने क्या किया, ये रिएजेंट था, पीएच अटैक करेगा, CHO ग्रुप है तो डेफिनेटली इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। पहला ही क्या बना, प्लस वाटर के साथ ट्रीट करवाया, सीधा सीधा एसिडिक वाटर नहीं, वाटर के साथ है, अल्कोहल बन गया। फिर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करके कीटोन बना देता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पता है ये मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कीटोन के बाद में आगे जी सर। ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। अगर ये रिएक्शन किसी को नहीं याद है, सोचो, अब यहाँ एक क्वेश्चन हटता है, सर हमें तो ये रिएक्शन ही याद नहीं है, ऑन द स्पॉट इसी टाइम ये वाली रिएक्शन फिंगर टिप से होनी चाहिए, इससे ये होता है, इससे ये होता है, हल्का हल्का मैकेनिज्म याद हो और रिएक्शन तो पूरी याद होनी चाहिए। अगर ये याद हो गया तो देखो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ये बना देगा इसको, है ना, क्या बन गया, कीटोन। HCN अटैक करता है भाई, साइनाइड H पॉजिटिव आयन तो यहाँ जुड़ जाता है, साइनाइड इधर जुड़ जाता है, ठीक है, तो इन्होंने OH बन गया और साइनाइड जुड़ गया, ये भी बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। H2SO4 के साथ हीट करते हैं, डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का, डिहाइड्रेशन में डबल बॉन्ड बनेगा इस कार्बन पे और यहाँ से H लग गया, ये दोनों का डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। साथ में साइनाइड, साइनाइड भी था एक, उसका क्या हुआ, उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ठीक है, यहाँ 2 रिएक्शन होती हैं, अल्कोहल का तो डिहाइड्रेशन हो गया, साइनाइड जो था वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, H2SO4 हीट के साथ में साइनाइड की रिएक्शन, ये भी अब आपको याद रखनी है। अब इसमें कायरल कार्बन ढूंढो भाई, ये कायरल है क्या, ये तो डबल बॉन्ड हुआ है, कायरल नहीं हो सकता, ये भी दोनों डबल बॉन्ड हुआ है, ये भी नहीं हो सकता, फिनाइल फिनाइल हो ही नहीं सकते, तो हमारे पास कायरल कार्बन कौन से आए, एसिमेट्रिक तो सिर्फ 2 ही कार्बन आया, P वाला प्रोडक्ट और R वाला प्रोडक्ट, है ना। अब जरा यहाँ देखिए, P वाला एसिमेट्रिक है, R वाला एसिमेट्रिक है, ठीक है। अब उसने क्या कहा था, P एंड R, सी बोथ P एंड R हैव एसिमेट्रिक कार्बन्स, ठीक है। D क्या बोलता है, P हैज एसिमेट्रिक कार्बन, है भाई, S डज नॉट हैव एसिमेट्रिक कार्बन, ये भी सही है। समझ में आया तरीका, कैसे सोचते हैं वो लोग, मतलब ये नहीं कि आपने एक चीज ढूंढ ली तो उसके बाद में दूसरे ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है,
क्योंकि हमें पता है कि पी और आर बिल्कुल सही है, पी क्यू नहीं हो सकते, क्यू आर नहीं हो सकते, तो डी में उसने कुछ और ही ट्विस्ट दे रखा है और वो सही है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चंस अगर आप याद करने हैं, ये नहीं है कि हमें समझ आ गया बस खत्म होगी बात। अब इसमें जितनी रिएक्शन यूज हुई थी, जो जो हमने मेथड यूज किया, सब आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं जरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक का ही है। देखो ज्यादातर क्वेश्चन इसके अंदर, इस पेपर में मैंने देखा ज्यादातर क्वेश्चन ऑर्गेनिक आए थे, तो मैंने जो फिजिकल वाले थे एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए और ऑर्गेनिक वाले सारे डाल दिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के अंदर जितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए, ठीक है, 1.5 आवर में, उतने क्वेश्चंस तो हम करवा ही देंगे। जो नहीं सॉल्व हो रहे हैं वो आप खुद करेंगे। ठीक है, वो आपकी डीपीपी होगी। क्लियर है सबको? उसमें कोई Yes, sir. प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट डे आप मुझसे पूछ सकते हो कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो देखते हैं अब इसके अंदर क्या है भाई। स्टाइरीन है, स्टाइरीन रिएक्शन करता है B2H6 के साथ में, फिर NaOH H2O2 वाटर P बनेगा। P को क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, मतलब ऑक्सीडेशन होगा। क्लोरीन के साथ, रेड फास्फोरस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन की, तो क्या जुड़ेगा यहाँ पर भी? सर है ना, क्लेमेंसन रिडक्शन। नहीं सर, एल वोलाइड। अरे नहीं नहीं, ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद में वाटर, ये क्यू बनता है, क्यू से फिर उसने क्या किया, अब देखो पी को उठाया उसने, फिर से क्यू को नहीं उठाया, पी को उठाया। पी को SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा, मतलब क्लोरीन जोड़ देगा, NH3 के साथ साइनाइड जोड़ देगा, एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन करवाएगा, हीट करेगा, फिर आर बनेगा। फिर आर को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में हीट कर रहा है तो एस बन रहा है। ठीक है, तो क्यू एक अलग ब्रांच है और एस एक अलग ब्रांच से शुरू होता है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द मेजर प्रोडक्ट ऑफ क्यू आर एंड एस। क्यू आर और एस मेजर प्रोडक्ट किससे बनने वाले हैं? ठीक है, ए क्या होना चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन में इन्होंने क्यू दे रखा है, फिर आर दे रखा है, फिर एस दे रखा है। कुछ गैस लगा सकते हो तो गैस लगाओ भाई, क्या बनेगा? स्टाइरीन क्या होती है पता है? पहले तो स्टाइरीन बताओ कि डबल बॉन्ड सी, दो डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं दो। हाँ, बेंजीन के ऊपर कार्बन डबल बॉन्डेड, वो मतलब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन होगा। ठीक है, तो स्टाइरीन यानी आपको बता देता हूँ उसका डायग्राम बना के। यहाँ बेंजीन है, इसके पास में एक कार्बन है, डबल बॉन्डेड एक और कार्बन है CH2, और यहाँ CH होगा, ये है स्टाइरीन। ठीक है भाई, स्टाइरीन समझ में आ गया सबको? स्टाइरीन की रिएक्शन B2H6 के साथ में होती है, तो B2H6 के साथ स्टाइरीन क्या करता है? ये B2H6 जो है ना, वो हाइड्रोबोरेशन। हाँ, हाइड्रोबोरेशन वाला काम करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर NaOH से रिएक्शन करवाओ, फिर H2O2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ सर अल्कोहल बनता है। अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो अल्कोहल बन रहा है तो क्या फिनोल बनने वाला है? नहीं दो सर। कार्बन के साथ में, यहाँ ध्यान रखना कि दो कार्बन की चेन के हिसाब से बनेगा ये, तो यानी यहाँ पर OH लग जाएगा, सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, H दे देगी हमारा B2H6, फिर NaOH और H2O2 के साथ ट्रीट करवाएंगे तो यहाँ OH लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये CH2 बन गया, CH ये CH2 ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है? इतना बनने के बाद में ये P बन गया अपना। ठीक है, अब देखो यानी होना क्या चाहिए, P तो हमें पता लगा, क्या P पूछा उसने? P तो पूछा ही नहीं है, QRS पूछा है। P के बाद में अगर आप क्यू बना रहे हो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्या बनेगा? कीटोन। सर एसिड बनेगा। वो बनेगा, क्या कहते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस H2SO4, ऑक्सीडेशन होने वाली है यार, ऑक्सीडेशन होगी, यस सर। है ना? तो क्या बनने वाला है? कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल को क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ में H2SO4 के साथ हीट बी कर, ऑप्शन है। क्या बी। बी? देखते हैं, एक मिनट। ऑप्शन बी, बी ऑप्शन, एक मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, बी ऑप्शन आप कह रहे हो ये बनेगा क्यों? फिर उसके बाद इसी को SOCl2 के साथ ट्रीट करवाते हैं तो यहाँ क्लोरीन जुड़ रहा है, उसके बाद में ये बन जाएगा, एक कार्बन की चेन जुड़ जाएगी, फर्दर S। हाँ भाई, सबके गैस हो गए खत्म क्या? सर बी लग रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बी भी चेक करेंगे। अब ध्यान देना, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, पहली बार एडवांस के, अब ऐसा नहीं कि आपको रिएक्शन आती नहीं है, लेकिन रिवाइज करना और उनको थोड़ा डीप लेवल पर सोचना, एडवांस में थोड़ा सा यही मेथड अलग होता है। ठीक है, आपको डीप लेवल पर सोचना पड़ेगा क्या हो सकता है।
थोड़ा थोड़ा गैस, अगर एक कड़ी भी मिल गई ना तो हम काफी कुछ आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम आंसर देखते हैं, नो वरी। सबसे पहले स्टाइरिन था, स्टाइरिन को B2H6 NaOH H2O2 और वाटर के साथ ट्रीट करवाया, अल्कोहल बन गया। अल्कोहल को क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ में H2SO4 से रिएक्ट करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है इस कार्बन पर जहां पर अल्कोहल लगा हुआ है, ठीक है। फर्दर क्लोरीन प्लस रेड फॉस्फोरस से रिएक्शन करवाते हैं तो क्यू बन गया अभी हमारा, ये बन गया हमारा क्यू, ठीक है। कौन सा स्टूडेंट ने बताया था ये वाला ऑप्शन, है ना, अंकित ने, ठीक है। तो हमारे पास सीधा सीधा इसका तो आंसर आ गया कि भाई ये क्यू तो हमारा बन गया, यानी क्लोरीन किस पर लगा, ये जो कार्बन था इसके साथ क्लोरीन लगेगा, रेड फॉस्फोरस के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड से नेक्स्ट वाला CH2 वाले कार्बन पर, सीधी बात, वो वहीं पे अटैक करता होता है, रेड फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन डालेंगे तो। अब फर्दर देखो, हमने पी उठाया, ये रहा हमारा पी अल्कोहल था, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते तो क्लोरीन जुड़ता है, ये तो पता है, आसान है ना। फिर NaCN के साथ में रिएक्शन करवाते तो क्या होता है, क्लोरीन उड़ जाएगा, साइनाइड यहाँ जुड़ जाएगा, ये भी पता है, ठीक है। एसिडिक वाटर के साथ में रिएक्शन करवाने पर साइनाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं एसिडिक वाटर के साथ, ये भी हमने पिछली रिएक्शन में किया था। अब इसके बाद H2SO4 के साथ में अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड को H2SO4 के साथ में हीट करते हो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये नहीं किया होगा आपने, है ना, क्या होता है, अब इसको थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये लास्ट स्टेप हो सकता है आपको बिल्कुल अलग लगे, तो इसी को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि होगा क्या। एसिडिक वाटर है, H2SO4 है, ठीक है, और यहाँ पर है हमारी बेंजीन। H पॉजिटिव आयन कहाँ अटैक करेगा भाई, H पॉजिटिव आयन इसके पास अटैक करेगा ना, यस सर, यहाँ अटैक करेगा, जिससे ये यहाँ पर चला जाएगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो बेंजीन रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है, अब ये ध्यान देना, बेंजीन रिंग का कोई ना कोई डबल बॉन्ड जो है वो लेफ्ट राइट में जाने वाला है और इस पे अटैक करेगा। तो बेंजीन रिंग का कौन सा डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड आसानी से यहाँ पर अटैक कर रहा है। कितने कार्बन की चेन बन रही है वो देखना, 3 कार्बन ये हो गए और 1 2 3 6 कार्बन की चेन, इन्होंने 5 की बना रखी है, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड तो अटैक नहीं कर रहा, तो ये वाला अटैक कर सकता है। 5 या 6 कार्बन की चेन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब हमें कैसे पता कि हम 5 वाला बनाएं या 6 वाला बनाएं, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है। मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग करेगा, बिल्कुल मिल्ड करेगा बेटा। मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड या कीटोन में उसको बदल देगा। अब यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन वाला काम नहीं हो रहा था और H2SO4 लगा हुआ था साथ में, ठीक है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनेगा, दूसरे कार्बन पर अटैक हो रहा हो, इस वजह से वो नहीं बन रहा था। मैं भी यही सोच रहा था कि एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा, जो रोहित बोल रहा है। अब मुझे कोई ये बता सकता है 5 कार्बन की चेन बनाना या 6 कार्बन की चेन बनाना, कौन सी कार्बन की चेन जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होनी चाहिए इसके हिसाब से। सर क्योंकि यहाँ पे 5 की बननी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे CS2 जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो ऑर्थो पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल जो भी होगा। हाँ, वो मेटा पर ना जुड़ के ऑर्थो पर, है ना। 5 या 6 की बन सकती है, तो पैरा पर भी तो जुड़ सकता है। पैरा पर जोड़ेंगे तो कितने कार्बन की बन जाएगी, 7 की, है ना। तो याद रखना 5 और 6 कार्बन की चेन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो 5 या 6 बन रही है तो बहुत बढ़िया, लेकिन 7 की बन रही है तो वो तो नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ पर तो इस जगह पर तो अटैक नहीं होने वाला, तो ये अटैक यहाँ करेगा और ये अटैक करेगा। इसके बाद क्या होने वाला, ऑक्सीजन इधर OH लग जाएगा। अब देखो इसको फिर से बनाता हूं मैं, बेंजीन रिंग, ठीक है, इसके साथ में यहाँ कार्बन लगा हुआ था CH2, फिर से कार्बन था CH2, फिर इसके बाद ये लगेगा मान लो ये C डबल बॉन्ड O था, सिंगल बॉन्ड हो गया OH, और इसके साथ OH लगा हुआ है और ये इसके साथ जुड़ गया। 5 कार्बन की चेन दिख रही है सबको। यस सर। अब इसमें एक कार्बन पर जब 2 OH होते हैं, याद रखना, एक कार्बन पर जब 2 OH होते हैं तो वो डिहाइड्रेट होकर इसमें से वाटर रिप्लेस हो जाएगा और वो क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड हो, CH2 और यहाँ C डबल बॉन्ड O लग जाएगा और ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ जाएगा। ऐसा ही कुछ बन रहा है, क्लियर है। अब वो यहाँ बन रहा है या फिर इन दोनों कार्बन के बीच में बन रहा है, वो तो एक ही बात है। ये बात समझ में आ रही है ना, इसके गड़बड़ में मत रहना। बस यहाँ ये C डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन से नेक्स्ट ही C डबल बॉन्ड है, तो किसी भी कार्बन जो बेंजीन से नेक्स्ट वाला कार्बन हो C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। हाँ भाई, समझ में आ गया सबको। यस सर।
अब ये वाला स्टेप अगर हमें नहीं आता था, सोचो कि हमने ये नहीं किया कि H2SO4 अगर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करते हैं तो क्या होता है। वैसे तो गर्म करते हैं तो कुछ खास होने वाला है नहीं, क्योंकि C डबल बॉन्ड ऊपर H जुड़ जाएगा, ज्यादा ज्यादा वो फिर से हट जाएगा। लेकिन अगर बेंजीन रिंग के साथ में वो जुड़ा हुआ है तो बेंजीन रिंग से वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ऐसा साइकिल भी बना सकता है। ये समझ लो एक प्लस पॉइंट है जो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। जी 6 कार्बन की चेन बनती क्या अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो 6 कार्बन की चेन बनती क्या। 6 वाली में हाँ, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता, बिल्कुल। समृद्धि ने कुछ पूछा, यहाँ पर मान लो कि अगर हम यहाँ पर कुछ और ग्रुप लगा दें, कैसा ग्रुप लगाएं भाई, NO2 टाइप का कुछ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। बताना जरा मुझे कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। NO2 तो यहाँ जुड़ेगा नहीं कार्बन की चेन से, है ना। कुछ और सर C डबल बॉन्ड। हाँ ये सही है, ज्यादा बढ़िया, है ना। मान लो कि ये H2 उड़ा दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ होता C डबल बॉन्ड हो। अब आप कहें कि सर इसी पे अटैक कर दो, तो देखो इसी पे तो अटैक करेगा, वो करेंगे तो 3 मेंबर्ड रिंग तो हाईली अनस्टेबल होती है, तो ये तो नहीं बनने वाली, ठीक है। तो फिर अब क्या होता, अब हम इस कार्बन को यहाँ अटैक करवाते। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो मेटा डायरेक्टिंग होगा, तो हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग मतलब मेटा पर हमें इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, तो मेटा से आसानी से C डबल बॉन्ड पर अटैक हो सकता है। समझ में आ गया बेटा। Yes. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, ये डोनेटिंग था CH2 तो इसलिए ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। पैरा पर जुड़ना तो 7 मेंबर रिंग स्टेबल भी नहीं है, तो ऑर्थो वाले पर ही अटैक होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना कि ऑर्थो पर अटैक हो रहा है। रिंग बन रही है तो रिंग बना देंगे, कितने मेंबर बनेगी, ऑर्थो डायरेक्टिंग कौन सा होता है, पैरा डायरेक्टिंग कौन सा होता है, जीओसी भी क्लियर हो रही है। हर एक क्वेश्चन को डीपली करो और याद कर लो, जितने स्टेप है सारे याद कर लो। अगर ये करोगे काफी सारी रिएक्शनें तो रिवाइज हो गई। और सिर्फ ये मान लो 2-3 ही क्वेश्चन, अभी तो दूसरा ही क्वेश्चन है ना। तो एवरी टाइप, अब देखो यहाँ इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था तो उसके हिसाब से क्या बन रहा है हमारे भी, एक तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, एक ये भी बन रहा है क्या, आर बना था हमारा, कहाँ यस पर सर। बना था, CH2CH2COH, यही था ना वो, ठीक है यही वो CH2CH2COH। अब देखो बना कुछ था और दिखाई कुछ दे रहा है, तो यानी बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। आर यही है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप स्टेप वाइज एक एक क्वेश्चन को करते हो तो आपको अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो मेरा मानना है कि भाई क्वेश्चन कर लो, खत्म करो, सीधा थ्योरी अपने आप आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, मेटल हैलाइड है, एक्वस NaOH से रिएक्शन करेगा। एक्वस है, अगर अल्कोहलिक हो तो क्या होता है, एल्कीन बनाता है, एक्वस हो तो OH जुड़ जाएगा, हैलोजन हट जाएगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, फिल्ट्रेट क्यों, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट P है, फिल्ट्रेट क्यों है, मतलब जो बच गया ना कचरा वो फिल्ट्रेट है, यानी बाई प्रोडक्ट भी बोल रहा हो। फिर उसके बाद में P को उठाया इन्होंने, यानी कि मेटल अल्कोहल को उठाया, H2SO4 के साथ में PbO2 एक्सेस में डाल दिया, हीट कर दिया। H2SO4 के साथ क्या होता है, डिहाइड्रेशन फेज, एल्कीन बनना चाहिए, है ना। लेकिन PbO2, क्या PbO2 कुछ काम करता है इसमें, एक कलर्ड स्पीसीज इन सॉल्यूशन, कलर्ड स्पीसीज बनता है। PbO2 क्या काम करता है, तो गैस लगा सकता है PbO2 क्या काम करता है इसके अंदर, रिएक्शन को फास्ट करता है वो। सिर्फ रिएक्शन को फास्ट, मतलब उसको प्रोसेस करने में हेल्प करेगा और कुछ नहीं हेल्प करता, है ना, ऐसा कुछ। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, अगला देखिए। फिर इसके बाद में एक्स कलर्ड स्पीसीज बनाता है इन द सॉल्यूशन। फिर उसके बाद क्यू, क्यू को उठाया इसने, फिल्ट्रेट को उठा रहा है वो। MnOOH ट्वाइस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ वार्म करते हैं तो वाई कलर का ब्लू कलरेशन विद KI स्टार्च पेपर, गिव ब्लू कलर विद KI स्टार्च पेपर। स्टार्च टेस्ट है भाई ये, है ना, KI के साथ में वो ब्लू कलर देता है, वाई वो कंपाउंड है। तो अब आपको बताना क्या है इसमें, एक्स और वाई क्या है, एक्स क्या है और वाई क्या है। नीचे रिएक्शंस देखो, क्रोमियम टेट्राऑक्साइड है, ब्रोमीन है, मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है, MnSO4 है। अब एक चीज बताता हूं आपको, ध्यान देना, इसने 3 बार मैग्नीज का नाम दे दिया। गैस लगाने का तरीका है, 3 बार मैग्नीज है, क्रोमियम सिर्फ एक ही बार है। डेफिनेटली 99% मैग्नीज में से ही कोई आंसर है। ये समझ में आया, यस सर। तो मैग्नीज में से आंसर। अब मैग्नीज टेट्रोक्साइड है, मैग्नीज 4 ऑक्साइड 2 नेगेटिव है, एक में 1 नेगेटिव है, और क्लोरीन दे रखा है साथ में, और डी ऑप्शन के अंदर मैग्नीज सल्फेट दे रखा है और HOCl दे रखा है, ठीक है। अब यहां पर भी बी और सी में ज्यादा टाइप लग रहा है कि बी और सी में से एक आंसर होना चाहिए। समझ में आया,
यस सर। तो अब जरा देखो कि बी और सी में से कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, मैग्नीज 2 नेगेटिव वाला होगा या मैग्नीज 1 नेगेटिव वाला। तो यहाँ अगर आप इस रिएक्शन को याद करते हो ना, मेटल का हैलाइड है, ठीक है, और फिर उसके बाद में इन्होंने प्रेसिपिटेट बनाया, फिर फिल्ट्रेट किया। मैग्नीज के हैलाइड से KMnO4 बनाने वाली प्रोसेस नहीं है ये कुछ ऐसा, या KMnO4 की रिएक्शन जो आपने KMnO4 की रिएक्शंस करी होंगी, करी थी, कौन सी क्लास में आते हो, 12th में ना, KMnO4 की रिएक्शंस, KMnO4 और KMnO4 की रिएक्शंस 12th के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आई थी वो, प्रेपरेशन ऑफ KMnO4 और प्रेपरेशन ऑफ K2Cr2O7, याद है? यस सर। जी ये वो वाली रिएक्शंस का ही सीक्वेंस लग रहा है, समझ गए? यानी वहां तक हम पहुंच गए कि ये सीक्वेंस क्या हो सकता है, कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं। अब जरा आंसर देखते हैं। मैग्नीज का क्लोराइड था, NaOH से रिएक्शन करेगा। अब हमने कहा कि कोई मेटल हैलाइड है तो OH उसके साथ जुड़ जाता है, बिल्कुल यहाँ पर भी OH ही जुड़ रहा है, लेकिन ये मैग्नीज की रिएक्शंस हैं, हमारे नॉर्मल मेटल हैलाइड वाली रिएक्शंस नहीं है। वो कार्बन के हैलाइड्स जो होते हैं वो नहीं है, ये मेटल के हैलाइड्स है ना। OH तो जुड़ता है, यानी ऑर्गेनिक रिएक्शन से डिफरेंट होती है इनऑर्गेनिक रिएक्शन, और मुश्किल भी होती है, ये भी ध्यान रख लेना। तो यहाँ क्या आ रहा है, OH ट्वाइस, मैग्नीज के साथ में 2 OH जुड़ गए, नीचे बैठ गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया सीधा सीधा, ये बन गया P, क्यों बना NaCl, दोनों रिएक्शन। अब देखो NaCl का अंदाजा लगाना, MnOH ट्वाइस का अंदाजा लगाना, अगर मैग्नीज वाली रिएक्शन से याद है तो अंदाजा लग जाएगा, नहीं याद है तो भाई इसका अंदाजा लगाना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। तरीका क्या, अब ये नॉर्मल थ्योरी में तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, ये है प्रॉब्लम। तो इसलिए इसी क्वेश्चन को करने पर ही आपको समझ आएगा कि किसी क्वेश्चन में क्या देखें कि वो एडवांस लेवल तक पहुंच जाए। तो यहाँ इन्होंने ये दिखाया, P को उठाया, PbO2 एक्सेस H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया, HMnO4 पर्पल कलर का होता है KMnO4, पता है, यही तो होता है पिंक कलर, ठीक है। तो इन्होंने बोला ये पिंक कलर का KMnO4 बनेगा, HMnO4 है क्योंकि एसिडिक है, ऑब्वियस है, तो K तो इसके साथ नहीं लगने वाला है। उसके बाद NaCl को अगर आप मैग्नीज ऑक्साइड के साथ में विद OH ट्वाइस और प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो सीधा क्लोरीन लिबरेट होता है। ये वाली रिएक्शन कितने बच्चों ने कर रखी है, पढ़ी है ये रिएक्शन किसी ने? नहीं पढ़ी होगी, है ना। तो अब एक चीज बताओ, अगर मैं फिर से आपको थ्योरी करवाऊं, P ब्लॉक की थ्योरी करवाऊं, बहुत सारी रिएक्शन याद करवाऊं, तब भी ये रिएक्शन आप मिस कर जाओगे, तब भी हम मिस कर जाएंगे। हम जनरल रिएक्शन पढ़ते हैं, जनरल रिएक्शन याद करते हैं, लेकिन एडवांस लेवल पर जो रिएक्शन आती है ना, जिनको हमें ध्यान देना होता है, वो हम फिर भी मिस कर जाएंगे। तो तरीका क्या भाई, हमें फोकस करना उन रिएक्शंस पर। तो यही वाली रिएक्शन, अब आपको यहां से एक चीज याद रखनी है, क्या कि NaCl को NaCl से क्लोरीन निकालने का एक तरीका है। NaCl अगर आपके पास में यहाँ NaCl थोड़ा सा पानी मिलाओ और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल के आप क्लोरीन गैस को बाहर निकाल सकते हो, सोडियम भी बना सकते हो। पता है हम नमक से सोडियम और क्लोरीन बनाते हैं जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस से, ये तो सबको पता होगा सर। 11th क्लास के अंदर एस ब्लॉक के अंदर था कि हम क्लोरीन और सोडियम कैसे बनाते हैं, सोडियम को बनाने के अंदर था। तो ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं NaCl का। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, NaCl लेते हैं, NaCl के अंदर पानी डालते हैं, हल्का सा पानी, और उसके बाद में हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्लोरीन बाहर निकलता है और सोडियम प्योर मेटल नीचे बच जाता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है सारी प्रोसेस, वरना अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो वो पानी के साथ में रिएक्शन कर लेगा, जो सोडियम बनेगा, है ना। और बहुत लिटिल सा पानी डालते हैं, बिल्कुल गीला करते हैं नमक को सिर्फ, और उसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये वहां उसके अलावा दूसरा मेथड भी है, बिल्कुल है, बट वो इकोनॉमी नहीं होगा, इकोनॉमिकल नहीं है। तो मैग्नीज ऑक्साइड डाई हाइड्रोक्साइड के साथ में प्लस H2SO4 और इसके साथ क्लोरीन भी बनाई जा सकती है। रिएक्शन है, याद ही करनी पड़ेगी। अब इसमें टीचर कुछ नहीं करता है, प्रॉब्लम इज दैट, समझ रहे हो। इसलिए कहते हैं कि एडवांस के क्वेश्चंस को समझाने के लिए ना, एडवांस को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं वो कम होते हैं, वो कम नहीं है टीचर, मेंस का ही सारा मटेरियल है, लेकिन थोड़ा सा डीप लेवल पर है, वो सब कुछ याद ही करना पड़ता है, बहुत कुछ उसमें याद करना पड़ता है। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो वाकई में दमदार हैं और उनको टीचर को समझाने में मजा आता है, लेकिन सारे नहीं होते बेटा, सारों में तो याद ही करना पड़ता है काफी कुछ। तो मेमोरी है, सीधी सी बात। तो आपको अब PYQ डायरेक्टली मेमोराइज करते हो ना, तब भी बहुत फायदा होने वाला है। अब वो क्लोरीन KI के साथ रिएक्शन करती है, स्टार्च टेस्ट देती है, तो वो ब्लू कलरेशन शो करता है। स्टार्च टेस्ट जो वो हेलोजेंस की डिटेक्शन के लिए होता है ना, पता है, आयोडीन के साथ KI, तो वो हेलोजन की डिटेक्शन के लिए। ये वाला तो आप डिटेक्शन वाले टेस्ट में आप कहीं ना कहीं अगर वो वाला पढ़ा है, मैंने आपको एक PDF सेल की भेजी थी, तो सेंड की थी, तो उसके अंदर आपको शायद वो मिल जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से ये तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि ठीक है भाई, ये वाला हमें आंसर आ सकता है।
और ये सारे इसके ऑप्शंस क्लियर हो गए, सी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर अब हमने बोला था कि बी और सी में से कोई एक होगा, ठीक है। तो ये 2 नेगेटिव वाला नहीं है, ये 1 नेगेटिव वाला KMnO4 बनता है भाई। क्लियर है बेटा, ये रहा 2 नेगेटिव वाला नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, इन द गिवन रिएक्शन, याद रखना जब भी पहली बार कोई काम शुरू होता है आप लोगों को अगर इसमें लग रहा है, किसी को हेजिटेशन हो रहा है या किसी को लग रहा है यार ये हम कर क्या रहे हैं, ये सब कुछ तो हमारे लिए बहुत नया है, 2 से 3 दिन, 3 दिन लगा लो, 2 दिन नहीं कहूंगा, 3 दिन लगा लो, लगातार ये क्वेश्चन करो, चौथे दिन आपको रिपीट क्वेश्चन भी नजर आएंगे, सर हाँ ये वाला हमने वहां पढ़ा था 4th डे, और ये सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन इन क्वेश्चंस में कुछ भी फिर आसान होना चाहिए जो मिस हो जाए, इतना याद रखना है, ठीक है। अब देखो भाई, इन द गिवन रिएक्शन स्कीम P, given reaction scheme, P is phenyl alkyl ether, Q is aromatic compound, R and S are major products, R और S major product है, तो P बोल रहा हूँ फिनाइल एल्काइल ईथर है, फिनाइल लगा एल्काइल ईथर है, HI के साथ रिएक्शन करते हैं, HI के साथ ईथर की रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, आयोडीन अटैक करता है, H अटैक करता है, उसको तोड़ देता है ना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट के अंदर, तो ये हमने फिनाइल इथाइल ईथर ये यहाँ बना भी रखा है इसने, नो वरी, है ना। एस्पिरिन इज नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टैग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टेटग्लैंडिन को ये बंद कर देता है। तो HI के साथ रिएक्शन करवाया इन्होंने, सबसे पहले HI के साथ रिएक्शन करवाता है तो अल्कोहल बनता है, ये रिएक्शन कर रखी है अल्कोहल फिनोल ईथर में, ये वही है, सिंपल है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, NaOH से रिएक्शन करवाई, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाई, H3O पॉजिटिव से, NaOH अल्कोहल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के काम आता है, पता है, कार्बन डाइऑक्साइड NaOH के साथ जुड़ जाती है और सीधा OH एसिडिक वाटर से H जुड़ जाता है, ये प्रोसेस भी पता है ना। फिर नेक्स्ट में उसने क्या किया, फिर R बन गया, तो R हमारे पास आ गया, R ये रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना हमारे पास फिनोल के साथ में। नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, एसिडिक एनहाइड्राइड प्लस एसिडिक वाटर, एसिडिक एनहाइड्राइड अल्कोहल पर अटैक करता है, एसिडिक वाटर के साथ में उसको जोड़ेंगे, वो कुछ अपना कुछ करेगा एसिडिक वाटर, ये तो ट्रीटमेंट है। तो एसिडिक एनहाइड्राइड का OCH3, देखो ये काम कैसे करता है वो बता देता हूँ थोड़ा सा। एसिडिक एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। एसिडिक एनहाइड्राइड में क्या होता है भाई, देखो एक ग्रुप ऐसा होता है जिससे बड़े आसानी से आप लिविंग ग्रुप कह सकते हैं, देखो ये यहाँ आ गया, सोचो जरा क्या बना, CH3, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यस सर। तो अगर इसको आप यहाँ से तोड़ रहे हो ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, जिसकी वजह से अगर ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो डेफिनेटली C डबल बॉन्ड O CH3 ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिनोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ऑक्सीजन से, ठीक है। अब हम कहें बेंजीन पे क्यों नहीं मिल रहे भाई, क्योंकि बेंजीन पर C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बेंजीन से विड्रॉ कर रहा है, तो बेंजीन की बजाय वो मेटा पोजीशन पर अटैक करे, उसकी बजाय उसे OH पर तो नॉर्मली मिल रहे हैं, क्योंकि H पॉजिटिव आयन यहाँ से भी तो वो रिलीज कर सकता है। ये होता पता कैसे है, ये बन गया ना, ये H ये यहाँ से चला जाएगा, एसिड यहाँ से एसिड चला गया, H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में फिर रहा है, समझ रहे हो ना, वो H पॉजिटिव आयन यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग हो गया, तो ये पॉजिटिव आयन घूम रहा है, तो इस पॉजिटिव आयन को सिर्फ इसके पास में ही फिर इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, यहाँ पर अटैक करके, और OCOCH3 बन गया आपके सामने, S प्रोडक्ट आ गया। समझ में आ गया बेटा? यस सर। S प्रोडक्ट कैसे आया? तो S प्रोडक्ट आने के बाद अब हमारे पास बचता क्या है, उसने क्या बोला था, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर S इज, S के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, प्राइमरली इनहिबिट नॉन, ये नॉन क्या बोल रहे हैं, नोर एडरलिन डिग्रेडिंग एंजाइम्स। तो क्या ये डिग्रेडिंग कुछ ऐसा कुछ करता है, एड्रेलिन को इनहिबिट करता है? एड्रेलिन क्या होता है पता? किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है एड्रेलिन ग्लैंड, उससे एड्रेलिन हार्मोन सेक्रेट होता है, पता है सबको? यस सर, ये वाला ये चीज पता है, पढ़ा होगा है ना, 9th 10th में भी आता है ये। हमारी दोनों किडनियों के ऊपर ना एक छोटी छोटी गोल गोल सा कुछ अलग चीज जुड़ी होती है जिसको एड्रेलिन ग्लैंड बोलते हैं, वो एड्रेलिन से वहां एड्रेलिन हार्मोन सेक्रेट होता है, और वो हार्मोन क्या करता है, जब हमें डर लगता है या जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, दोनों ही कंडीशन में हार्ट बीट बढ़ जाती है। मान लो कुछ बच्चों को डॉग से बहुत डर लगता होगा ना, और कोई डॉग है आपकी तरफ देख रहा है गली में और खतरनाक सा डॉग है, तो आप डर जाओगे, डर के टाइम पे हार्ट बीट बढ़ जाती है, वो किस लिए बढ़ती है, ताकि आप भाग सको, भाग लो वहां से जल्दी।
या फिर आपको गुस्सा आता है तब भी हार्ट बीट बढ़ जाती है कि गुस्से में हार्ट बीट बढ़ गई, अब मैं इसको मारने वाला हूँ सामने वाले बंदे, है ना। तो दोनों ही कंडीशन में एनर्जी देने का काम करता है एड्रेनलिन हार्मोन, दोनों कंडीशंस में, याद रखना। तो वो एड्रेनलिन ये बोल रहा है कि प्राइमरली इनहिबिट द नोर एड्रेनलिन डिग्रेडिंग एंजाइम, जो नोर एड्रेनलिन डिग्रेडिंग एंजाइम, उसको डिग्रेड करने वाला एंजाइम होता है जो एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेट होने के बाद में सीधा दिल पर अटैक करता है। वो एड्रेनलिन हार्मोन सीधा दिल के ऊपर आता है और दिल की हार्ट बीट को बढ़ा देता है। अब वो हो गया सेक्रेट, लेकिन हमें काम नहीं है, हमारा डर खत्म भी करना है, तो एक इनहिबिटर भी आएगा, वो भी बनता है और वो इनहिबिट ऐसा कर देता है। तो क्या ये वो है कि प्राइमरली ऐसा करता है? पहला तो ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए कि ऐसा है, लेकिन इससे एक और चीज बनती है, इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टेग्लैंडिन। ये प्रोस्टेग्लैंडिन को इनहिबिट करता है। एस्प्रिन इज ए नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नीचे देखो इन्होंने क्या लिख रखा है, एस्प्रिन नॉन नार्कोटिक होती है, मतलब ये हमारे नर्व सिस्टम पर अटैक नहीं करती। नार्कोटिक्स का मतलब नर्व सिस्टम पर अटैक करने वाली दवाइयां जो हमें बेहोश कर देती हैं, नशा करती हैं, हमें एंजॉय फील करवाती हैं। चिट्टा, पंजाब में बहुत चिट्टा फैला हुआ है जैसे, है ना। दिल्ली में भी बहुत सारी चीजें, एलडीएस होता है, एलडीएस एलडीएस होता है शायद वही है ना। एक गोली अब मिलती है दिल्ली के अंदर, बहुत चलती है, छोटी सी गोली है, नशे की गोली होती है, बहुत खतरनाक, 500 रुपए की आती है वो छोटी सी, लेकिन उसको खाने के बाद लोग कहते हैं कि हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए, उन्हें तो बहुत एंजॉय आता है। ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं, तो उनको बोलते हैं नार्कोटिक्स मेडिसिन, मतलब जो हमारे माइंड पर नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं, उसको ढीला कर देते हैं, तो नार्कोटिक्स में आता है। तो ये बोल रहा है एस्प्रिन नॉन नार्कोटिक्स है, एस्प्रिन से ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर दर्द की दवाई है सिर्फ, है ना। आपको नशा नहीं करती एस्प्रिन, पता होगा ये सबको। यस सर। लेकिन ये इनहिबिट कर देती है, प्रोस्टैग्लैंडिन का इनहिबिट जरूर करती है एस्प्रिन। अब ये आपको याद रखना कि प्रोस्टैग्लैंडिन को एस्प्रिन जो वो इनहिबिट कर देती है, ठीक है, हम मान लेते हैं। तो सेकंड ये बोल रहा है कि इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टैग्लैंडिन, प्रोस्टैग्लैंडिन को इनहिबिट कर देती है। तो क्या ये एस्प्रिन का स्ट्रक्चर है क्या? यस सर, एस्पायरिन है। ये एस्प्रिन ही है, ठीक है। तो भाई हमने एस्प्रिन बनाया, अब ये आपको पता होना चाहिए कि हमने एस्प्रिन को ही बनाया है। एस्प्रिन बनाने की प्रोसेस है ये, सीधी सीधी। तो एस्प्रिन अगर बन गया तो वो इनहिबिट करता है प्रोस्टैग्लैंडिन को, ठीक है, याद रख सकते हैं इसे आसानी से। नार्कोटिक ड्रग है? नार्कोटिक तो बिल्कुल नहीं है ये। ऑर्थो सर एसिटाइल बेंजीन एसिड। प्रोस्टाग्लैंडिन को जब ये इनहिबिट कर देता है मतलब तो मतलब फिर कॉन्फिगरेशन नहीं 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 नहीं, देखो सिंथेसिस ऑफ मतलब क्या होता है, प्रोस्टैग्लैंडिन क्या होता है, पहले तो मुझे वो थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, रुकिए जरा। सर बॉडी का कोई पार्ट होता होगा प्रोस्टेग्लैंड अब। नहीं, मुझे ध्यान नहीं है प्रोस्टैग्लैंडिन होता क्या है। लेट मी, हार्मोन लाइक सब्सटेंस है ये, ठीक है, अफेक्ट द सेवरल बॉडी फंक्शन इंक्लूडिंग इन्फ्लेमेशन, पेन एंड, ठीक है ठीक है। तो ये क्या होता है, एक केमिकल है जो कि हमें इन्फ्लेमेशन, ठीक है, जलन हो रही है, पेन हो रहा है, वो हमें फील करवाता है, ये हार्मोन, हार्मोन ही है। तो जब सिर में दर्द होता है तो जलन सी और दर्द सा होता है, तो एस्प्रिन क्या करती है, नॉट ओनली जस्ट सिर दर्द, अगर बॉडी में भी पेन हो रहा हो, किसी को मान लो बुखार है, आपके पास क्रोसिन नहीं है, तो आप एस्प्रिन दे दो उसको, ज्यादा असर नहीं करेगी, उतना इफेक्टिव नहीं रहेगी, लेकिन एस्प्रिन भी सेम वर्क करती है जो क्रोसिन करती है। क्रोसिन भी बुखार को कम करने में यूज होती है, साथ में पेन रिलीवर भी होती है क्रोसिन, एस्प्रिन की तरह। अगर मान लो किसी के सिर में दर्द हो रहा है, उसके पास क्रोसिन नहीं है, ओ सॉरी एस्प्रिन नहीं है, एस्प्रिन सिर दर्द जल्दी ठीक करती है, तो वो क्रोसिन ले सकता है। आप लोग उसे क्रोसिन रिकमेंड कर सकते हो कि भाई दर्द निवारक होती है, कम दर्द को ठीक कर देती है, बहुत ज्यादा अगर पेन हो रहा है तो डेफिनेटली, लेकिन जब तक दवाई नहीं है आप क्रोसिन लेके आप अपना काम चला सकते हो। समझ गए? मैंने ऐसा अपनी फैमिली वालों पर भी एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं है ये, इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंट, मतलब डॉक्टर्स बोलते हैं, है ना, मेरे फ्रेंड्स सर हैं कई। मतलब बिना डॉक्टर के बताए एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं डॉक्टर हैं बेटा, ठीक है, तो उनसे मैंने ऑलरेडी मतलब सलाह ली है, तो वो लोग बोलते हैं कि आप क्रोसिन दे सकते हो, क्रोसिन का कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, पेन भी ठीक हो जाता है, पेन रिलीवर है क्रोसिन। जैसे कई बार मेरे मदर बोलते हैं कि आज मेरा सारा शरीर, बुजुर्ग हैं तो ऑब्वियस है वो बोलते हैं कि आज मैंने ना सारा कुछ हल्का फुल्का ज्यादा काम करने तो सारा शरीर और सारी हड्डियां दुखती हैं, समझ गए, एज के साथ। तो जब दुखती हैं तो फिर मैं उनको बोलता हूँ पेन किलर मत लो, इट्स वेरी डेंजरस, वो पेट के लिए, स्टमक के लिए खराब होती है। तो उनको क्या बोलते हैं, हम उनको क्रोसिन दे देते हैं, क्रोसिन से उनका दर्द भी ठीक हो जाता है बॉडी का, और आराम से फिर नींद भी अच्छी आ जाती है। तो क्रोसिन के साइड इफेक्ट एज कंपेयर टू जो हरे पत्ते वाली गोली चलती है ना, ठीक है, पेन किलर आती है जो डाइक्लोविन, डाइक्लोफेनेक,
वो बहुत खतरनाक गोली होती है, तो उसके मुकाबले क्रोसिन बहुत अच्छी है, तो वो अल्टरनेट में मैंने अपने फ्रेंड से कंफर्म किया भाई, फैमिली पर ऐसे गोलियों का एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। सैरेडोन सिर दर्द की दवाई है, सैरेडोन खतरनाक दवाई है, सैरेडोन जो है कई देशों के अंदर बैन हो चुकी है, तो हमें नहीं लेनी चाहिए। तो ये हमने एस्प्रिन ही बनाई है, तो यहाँ पर आप फिजिकली इसको याद कर सकते हैं। सर ये क्वेश्चन में नीचे लाइनें दे रखी है, कौन से चैप्टर से है ये बेटा वो है बायोकेमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक नहीं, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री वाला जो हमने शायद बायोकेमिस्ट्री वाला लेसन छोड़ ही रखा था हमने, है ना, ये उसी में से है, मतलब नीचे वाली लाइनें उसको वो कर रही हैं। थायराइड क्या होता है? थायराइड यहाँ पर होता है बेटा, गले के पीछे एक ग्लैंड होती है, गले के पीछे एक ग्लैंड होती है जिसमें से हार्मोन सेक्रेट होता है, उसके काफी सारे फंक्शन होते हैं। अगर वो खराब हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए गले वाली ग्लैंड में, ठीक है, आयोडीन एब्जॉर्प्शन का काम करती है वो, जो आप नमक खाते हैं आयोडीन वाला, आयोडीन की कमी की वजह से ये थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम आ जाती है, कईयों का जेनेटिकली भी होता है, ठीक है, तो गला सूज जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, इसमें इन्फेक्शन हो गया तो और ज्यादा डेंजरस हो सकता है। थायराइड नेक नहीं है हरिओम बेटा, इट्स नॉट नेक, थायराइड इसके पीछे एक ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, ये नेक की हड्डी होती है पीछे, तो इनको थायरोकिक, थायरोकिक हड्डी बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी है ना, नेक के अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको थायरोकिक बोन बोलते हैं, थायरोकिक बोन, थायरोकिक स्पाइनल कॉर्ड, मतलब थायरोकिक मतलब गले वाली स्पाइनल कॉर्ड, उसका नाम भी थायरोकिक है, तो आप वहां से शायद ले रहे हो इसको, है ना, समझ में आ गया बेटा। तो ये वाला, अब देखो इसमें भी कुल मिला के आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं, रिएक्शन याद है, ठीक है, हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद में ये एनाल्जेसिक काम कैसे करता है, ये प्रोस्टैग्लैंडिन क्या है, प्रोस्टैग्लैंडिन इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन वाले हार्मोन होता है, एक तरह का केमिकल होता है जो हमारी बॉडी सेक्रेट करती है जब हमें कोई पेन देना होता है उसे, तो ये उसको प्रोहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से पेन हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन 516 ग्राम ऑफ डाई मिथाइल डाइक्लोरोसिलेन, दो मिथाइल है, दो क्लोरीन है और सिलेन, ठीक है, SI सिलेन के लिए लगता है, विद वाटर रिजल्ट इन टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट X, टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट, ये पी ब्लॉक का है भाई क्वेश्चन, ठीक है, इन 75% यील्ड, द वेट इन ग्राम ऑफ X ऑब्टेन इज, X जो है वो कितने ग्राम मिला, इसका वेट बताना है। स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन है 516 ग्राम की, उसका 75% डायरेक्टली निकाल लें क्या, ऐसा होता है, सोच के देखना जरा। फिर उसके बाद में वो डाई मिथाइल डाई क्लोरोसिलेन के साथ रिएक्शन करवा रहा है, ये रहा डाई मिथाइल डाई क्लोरोसिलेन, दो मिथाइल लगे हुए हैं, दो क्लोरीन है, सिलिकन बीच में लगा तो ये सिलेन आ गया, समझ में आ गया सबको? यस सर। इसके अंदर अब देखो ये 4 मोल लगेगा तब आपका एक मॉलिक्यूल बनेगा, 4 मोल का एक मॉलिक्यूल। अब इसके 4 मोल का मास देखो कितना है, 4 मोल का भी वो बोल रहा है 0.75 मोल लगाएंगे, क्योंकि 75% तो वो बिकॉज एफिशिएंसी 75% है, ठीक है, तो 4 मोल का भी 0.75% हिस्सा निकालेंगे, ठीक है, तो इसका मास कितना होता है भाई, ये 4 मोल लग रहा है, तो यहाँ पर हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है, और इसका मोलर मास लग रहा है 296 ग्राम पर मोल, 296 ग्राम पर मोल का 75% निकालेंगे तो ग्राम के अंदर उसका मास आएगा 222 ग्राम। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन आसान था ये, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कोई दूसरा बच्चा इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा अपने हिसाब से? हाँ भाई बोलो कोई। सर कर तो दिया आपने एक्सप्लेन। नहीं, थोड़ा और बेटर एक्सप्लेन करो यार, मतलब कैसे, सिर्फ इसका 296 क्यों देखा भाई हमने, इसका मोलर मास क्यों नहीं देखा, कि ये वाला मोलर मास देख लेते हैं इसका 4 गुना करके, इसका मोलर मास का 4 गुना का 75% निकाल दें कि 75% ही बनेगा, बस बात ही खत्म है। ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि ये क्यों किया, ये मैं जानना चाहता हूँ। सर वो तो मोल्स बनते हैं ना, मास से तो कोई रिलेशन होता नहीं है। हाँ तो मोल के मास बना लो। नहीं सर, मतलब 4 मोल से एक मतलब मोल बनेगा ना, ऐसे नहीं बोल सकते ये 4 4 ग्राम से 1 बन रहा है, ठीक है, 4 से 1 मोल बन रहा है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है भाई, भाई तो मैं बोल रहा हूँ, वो कह रहा है 75% यील्ड आता है, मतलब 4 मोल से जो 1 मोल बनेगा, उस 1 मोल का 75%, असली तो पूरा 1 मोल नहीं है, उसका 75% है। समझ में आया? यस सर। तो जो 1 मोल बना 296 ग्राम बनना चाहिए, लेकिन वो 296 ग्राम नहीं बनता,
वो उसका 75% बन रहा, तो उसका 75% निकाला तो 222 ग्राम निकला। तो 222 ग्राम में अब कई बार डाउट क्या होता है, वो डाउट ये होता है कि एक मोलिक्यूल तो बना था यार, एक मोलिक्यूल का 75% हिस्सा कैसे बन सकता है, क्योंकि ये तो 4 मोलिक्यूल से एक मोलिक्यूल बन रहा है ना, तो उसका 75% एक का मतलब एक भी नहीं बनता। असलियत में एक मोल में 6.022 10^23 थिंग्स होती हैं, इसीलिए एक मोल के 75% में भी बहुत सारी थिंग्स होंगी, है ना। यस, रिएक्शन याद होनी चाहिए बेटा, वो तो है ही है कि रिएक्शन याद होनी चाहिए। और आपको ये एक पॉलीमर बनता है, साइक्लिक पॉलीमर है, SiO 4 सिलिकॉन है, 4 ही ऑक्सीजन है, और फिर 8 है जो है वो CH3 है, ये याद रखना है। और साइक्लिक बनता है, डाइमर बनता और पॉलीमर बनता है साइक्लिक वाला, टेट्रामेरिक साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये भाई पॉलीमर वाले लेसन्स के अंदर तो नहीं आएगी, ये कहीं और ही आती है। सिलिकॉन वाली जो है ना 11th क्लास के अंदर सिलिकॉन क्लोराइड से हम साइक्लिक पॉलीमर भी बनाते हैं, लेकिन ये वाली रिएक्शन जो है वो समझ लो कि उस सिलेबस में भी नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ये BSc में मैंने करवा रखी है बच्चों को, तो ये वहां से उठाई हुई है। मतलब एडवांस का कुछ कुछ सिलेबस अलग भी होता है, तो वो अलग सिलेबस यहीं पर आपको मिलेगा, डोंट वरी। क्लियर है सबको? प्रोडक्ट याद है तो सब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो अब आपका उसमें है, क्या बोलते हैं इसे, फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। ए गैस इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 0.5 है, गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, मोलर वॉल्यूम उसका 0.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल है, मतलब इतना लीटर पर मोल, 0.4 लीटर पर मोल है उसका मोलर वॉल्यूम, एक मोल में इतना लीटर होते हैं। और पॉइंट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी जेड दे रखा 0.5 एट ए टेम्परेचर ऑफ 800 केल्विन, ठीक है, प्रेशर x एटमॉस्फेयर, इट शोज आइडियल गैस बिहेवियर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये आइडियल है, सीधी सी बात है, आइडियल गैस है, ठीक है। PV इक्वल nRT होगा। द मोलर वॉल्यूम विल बी y डेसीमीटर पर मोल इफ, ऐसा कुछ दे रखा, द मोलर वॉल्यूम विल बी y डेसीमीटर पर मोल, द वैल्यू ऑफ x by y इज, x by y की वैल्यू पूछ रखी है उसने, ठीक है। गैस कांस्टेंट 8 × 10⁻² लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल दे रखा है, गैस कांस्टेंट दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। तो देखो भाई जेड की वैल्यू आधी दे रखी है 0.5, जेड हमें पता है क्या होता है, जेड इक्वल PV/RT, PV इक्वल nRT होता है, जी सर। ठीक है। तो PV/nRT इक्वल होता है 1। अगर वो 1 हो, जेड की वैल्यू अगर 1 हो, कब होती है 1? जब वो आइडियल बिहेव करती है, ठीक है। अगर डेविएट हो जाती है तो आइडियल बिहेव नहीं करेगी, तो PV इक्वल nRT, तो उस हिसाब से होगा। अब देखो क्या इसने n नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं गैस के, गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, मोलर वॉल्यूम इतने लीटर पर मोल है, तो इतना लीटर एक मोल में, तो हमने इतना ही लीटर लिया, लेकिन वो कह रहा है उसके बाद में टेम्परेचर 800 केल्विन है, x एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आइडियल गैस है, तो n की वैल्यू तो समझ लो सीधा सीधा उसने 1 मोल ले रखा है। इसको खत्म करो, PV/RT इक्वल टू जेड कर दो, जेड की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, आइडियल गैस के लिए, तो बाद में हम वो 1 ही भरने वाले हैं, देखो 1 ही भर रखा है, ठीक है। अब प्रेशर कितना दे रखा है उसने, प्रेशर x एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर T नीचे है 800 केल्विन है, नीचे भर दिया, और वॉल्यूम कितना है, वो बोल रहा है x एटमॉस्फेयर प्रेशर और वॉल्यूम है 0.4 लीटर पर मोल, एक मोल का ना, तो एक मोल यहाँ पर 1 आ गया, तो इसको हमने खत्म कर दिया, तो 0.4 प्रेशर है, सॉरी वॉल्यूम है ना। तो हम प्रेशर पहले भरेंगे, प्रेशर तो x मोल है, मल्टीप्लाई में 0.4, ये समझ में आया भाई। PV की वैल्यू भर दी, R की वैल्यू उसने दे रखी है 8 × 10⁻², और T भी उसने दे रखा है 800 इक्वल टू 1, क्योंकि Z इक्वल 1 होगा, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, समझ में आ गया। यस इसके अंदर n का लफड़ा था कि PV इक्वल nRT, n कहां पर गया, वो 1 मोल के लिए उसने खुद दिया कि 0.4 डेसीमीटर क्यूब 1 मोल का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हमें 1 मोल का वॉल्यूम मिल गया। x वो तो हमें निकालना ही है, प्रेशर R पता है, T 800 दे रखा है, ठीक है, इससे हमने x निकाल लिया, x तो फाइंड आउट हो जाएगा। अब x निकल गया भाई, x कितना निकलेगा यहाँ से, x कहीं 80 फाइंड कर रखा है इसने, ये रहा 80, ये रहा, ठीक है, x हमारे पास 80 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, z इक्वल 1 आइडियल कंडीशन, मोलर वॉल्यूम, तो अब वो बोल रहा है मोलर वॉल्यूम y डेसीमीटर क्यूब, अगर y डेसीमीटर क्यूब हो तब क्या होगा, तो PV इक्वल nRT, सेम वैल्यूज देखो, प्रेशर कितना भर रखा है उसने, प्रेशर बताया था, वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम y भरेंगे, प्रेशर कितना होगा 80,
ये हम निकाल चुके हैं। अब देखो Z इक्वल PV बाय RT, दोबारा से वैल्यू भरेंगे, Z की वैल्यू 1 भरेंगे, प्रेशर कितना निकला था अपना, X की वैल्यू 80 निकली है ना, वॉल्यूम, अब उसने कहा वॉल्यूम, वॉल्यूम Y डेसीमीटर क्यूब पर मोल, Y भर दिया, डिवाइड में 800 केल्विन, टेम्परेचर तो वही है 800 केल्विन, और R कितना है 0.8, वही 0.2, वही 0.08, यहां से Y निकाल लो, Y कितना आएगा 100। समझ में आया? सेम कंडीशंस रखते हुए उसने बोला Y निकालो और पहले बोला था कि X निकालो, तो हम पहले X निकाल रहे हैं बाद में Y निकाल रहे हैं। ये समझ में आया सबको? यस बस फिर तो वो टोटल 100 आ जाएगा। अब हमने Y यहां से फाइंड आउट किया 0.8, Y 0.8 आ गया, X बाय Y का रेशियो निकालना था, 80 बाय 0.8 100 आ रहा है, तो वो 100 ऐसे आएगा। क्लियर है क्वेश्चन? आई थिंक ये क्वेश्चन आसान था, इसमें कोई ज्यादा आनी जानी थी नहीं, है ना? यस ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन करेंगे फिर एंड कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है? ज्यादा नहीं, देखो मैंने 9 के बाद 13th क्वेश्चन डाला है, ठीक है? क्योंकि 10th 11th 12th क्वेश्चन जो है वो फिर से थोड़ा डीप फिजिकल थे, तो मैंने इस बार वो फिजिकल इस लेक्चर में छोड़ दिए, मुझे लगा कि हम बाद में डिस्कस करें, ज्यादा बेटर है। आज के लिए थोड़ा हल्का सेशन होना चाहिए, अचानक से हैवी सेशन खराब करता है बच्चों को, पता है? स्टोरी पढ़ाता है ना, मजे मजे से क्वेश्चन ना कर रहे होते तो हमें लगता हाँ हाँ हमें सब आ रहा है, अब पहले ही ये झटका लगेगा कि यार ये हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा या कम आ रहा है, तो गड़बड़ होगी। प्रणव बेटा, आपने कोई प्रीवियस ईयर सॉल्व किया क्या इतने दिन से? सर 2016 तक के ऑलमोस्ट कर लिए सारे। ऑलमोस्ट सारे कर लिए, ठीक है? तो फिर आपको ये आंसर्स आ रहे हैं? आपको मुझे लग रहा है ज्यादा बेटर आने चाहिए आंसर्स। कर लिया ये वाला पेपर। ये वाला कर चुके हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इनके आंसर्स समझ में आ रहे हैं, याद हैं आपको ये आंसर? मुझे याद चाहिए। यस सर, ऑर्गेनिक वाले तो ऑलमोस्ट याद है। ऑर्गेनिक वाले याद है, वो भी ऑलमोस्ट कह रहे हो ना? फिजिकल वाले? सर फिजिकल वाले मतलब तरीका याद है, आंसर वैसे वैल्यू याद नहीं है। वो कोई बात नहीं, वो नहीं मैं कह रहा, मेथड याद है, सॉल्व कर सकते हो? यस सर। ठीक है, और कितना जल्दी, मतलब क्या टाइम उतना ही लगेगा, ज्यादा टाइम लगाओगे या कम टाइम लगाओगे? नहीं सर, फिजिकल वाले 2 मिनट लगेंगे अप्रोक्सीमेटली एवरेज। हर क्वेश्चन पर 2 मिनट, फिर तो ठीक है, फिर सही है। अब याद रख लेना भाई, आप लोग भी, इसने प्रणव ने 16 से 23 तक के लगभग सारे पेपर सॉल्व कर रखे हैं, और सभी पेपर्स का अगर मैं आपसे टेस्ट लूं, एक चीज बताओ मुझे, मैं आपसे टेस्ट लूं सभी पेपर्स में से, मान लो एक पेपर बना के दे देता हूँ, सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, 16 से 23 का, तो आप क्या उसमें 100% मार्क्स ले सकते हो? नहीं सर, 100% तो नहीं। कितने? 90? सर 70-75% अप्रोक्सीमेटली। 70 से 75, यानी कि आप अपने दिल से कह रहे हो 25 से 30% आपका शायद गलत आएगा आंसर, है ना? वही पेपर जो आपने कर रखे हैं। अब मैं क्या कहता हूँ पता है, यानी कि आप
मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, ठीक है। मैं भाई मेरा कनेक्शन डाउन हो गया था अचानक से, ठीक है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद खत्म कर रहे हैं बस, ठीक है। तो भाई मैं जो कह रहा था कि अगर आपको प्रणव बेटा, अगर आपको लग रहा है खुद से कि भाई मेरा 30% के आसपास गड़बड़ है, तो 10% मिस्टेक्स भी होंगे, तो 40% गड़बड़ लगा लो, यानी कि हम 60% ही कर पाएंगे प्रीवियस ईयर्स में। हमें उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना, बस ये याद रखना, ठीक है। तो उसको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा आपको, यू शुड हैव टू कॉन्फिडेंस अबाउट दिस, ठीक है। तो सभी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन द मेजर प्रोडक्ट P, ए नॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें कोई कार्बन के अलावा दूसरा नहीं मिलेगा, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड काउंट करने हैं। फॉलोइंग रिएक्शन इज, और रिएक्शन दे रखी है साइनाइड, देखो CN साइनाइड जोड़ रखे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, क्या करेगा वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको NH2 में कन्वर्ट कर देगा, सबको साइनाइड को तोड़ देगा, CH2NH2। फिर एक्सेस में है, प्लस वाटर है, फिर एसिटोफिनोन इन एक्सेस डाल रखा है, तो भाई ये इसने क्या किया, सबको H2S2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फर्दर एसिटोफिनोन डाल रखा है। एसिटोफिनोन क्या करता है, एसिटोफिनोन नाइट्रोजन का NH2 हटाएगा, ठीक है, इसका C डबल बॉन्ड O हटेगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। पता है सबको? यस सर। कौन सी रिएक्शन है ये? 12th क्या बोलते हैं उसे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले लेसन में एल्डिहाइड और कीटोन में आती है। NH2 के साथ में यहाँ पर उन्होंने Z लगा रखा होता है, C डबल बॉन्ड को उड़ा के और NH2 को उड़ा के हटा देते हैं इसे। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, बिल्कुल आप वो कह सकते हो। तो ये डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया बनेगा। अब इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्या ढूंढना था, sp2 कार्बन ढूंढने थे। तो टोटल नंबर ऑफ sp2 कार्बन काउंट कर लो कितने आएंगे। जो भी कार्बन डबल बॉन्डेड है पहले वो काउंट कर लो, तो डबल बॉन्डेड ही होते हैं sp2। एक ये रहा, फिर इसके बाद CH2 है, ये नहीं है, ये नहीं है, 2 3 4, 4 ही है। बेंजीन में कितने होते हैं, 6 के 6 कार्बन sp2 होते हैं। यस सर। 6 चौके 24, 4 बेंजीन लगे हुए हैं, तो 24 तो ये हो गए, और 4 4 ये वाले हो गए भाई, ठीक है। तो 24 और 4 28, बस ये काउंट करना है। आसान था। अब ये वाला क्वेश्चन आसान था, है ना। अगर हमें ये, और ये मुझे लगता है सबको आता होगा डेफिनेटली, इतना तो आता होगा, आगे काउंट करने में गड़बड़ हो सकती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, और मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चंस अच्छी तरह से सबको आने चाहिए। प्रणव ने जैसे बताया ना कि उसने कर रखे हैं, फिर भी 70% अगर उसका कॉन्फिडेंस है, तो मैं कहूंगा उसको 100%। एक भी गलती मुझे नहीं चाहिए बेटा। इट्स नॉट माई पेपर, मैं फिर से बता देता हूँ, ये मेरा पेपर नहीं होगा। इट मे बी कि मैं भूल जाऊं कुछ, वो एक्सेप्टेबल है, मैं आंसर देख सकता हूँ, लेकिन आप एक भी क्वेश्चन नहीं भूल सकते। आपको भूलना ही नहीं है, जो क्वेश्चन कर लिया वो आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए। कुछ चीजें अलग मिलेंगी, कुछ चीजें सेम मिलेंगी, दोनों को जोड़कर ही एडवांस बनता है। मतलब मेंस का कुछ पार्ट मिलेगा, कुछ एडवांस का पार्ट मिलेगा, और यही मिला जुला है। तो यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि इसकी कोई अलग से थ्योरी आपको करवाऊंगा मैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसकी कोई अलग से थ्योरी बनती है? नहीं बनती। ये तो वही है, बस उसने अलग से पूछ लिया कुछ। समझ में आ रही है मेरी बात सबको? यस सर। तो देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि डेली कितना कर सकते हो। मैं केमिस्ट्री एक पेपर की 2 दिन में करवाऊंगा आपको, एक पेपर की 2 दिन में केमिस्ट्री करवा रहा हूँ। आप सेम एज इट इज फिजिक्स की भी 2 दिन में, केमिस्ट्री और मैथ की भी 2 दिन में, एक पेपर की पूरी थ्योरी आप कर सकते हैं। तो आपके पास जितने भी एग्जाम्स पिछले बचेंगे, सबकी कंप्लीट थ्योरी करने में आपको, मान लो 10 सालों के कर रहे हो, 20 पेपर हो गए, तो 40 दिन लगेंगे, और 40 दिन ही अपने पास है। उनको रिपीट करते रहिए साथ में। जब स्पीड अच्छी हो जाएगी तो हम एक दिन में पूरा एक पेपर भी कर लेंगे, लेकिन शुरू में 2 दिन में एक पेपर करें, दैट्स एनफ। ठीक है बेटा, तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। तो अब आप लोगों को, आपको एफर्ट्स करने हैं, याद रख लेना। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है, कोई जनरल बात करनी है तो वो कर सकता है।